Hello and once again welcome to our channel Metric English Medium। मैं हूँ साहिल दीवान AKA सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैट्रिक इंग्लिश मीडियम जैसा नाम, चैनल का वैसा ही काम। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th और मीडियम में आपका गलती से भी इंग्लिश, तो ये चैनल को गलती से भी मिस मत करना, नहीं तो सब कुछ हो जाएगा जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि अब तक एग्जाम तक जो भी चीज़ें आए, वीडियोस आए, अगर तुम लोग पहली बार हो ना, तो प्लेलिस्ट वगैरह, रिसेंट वीडियोस वगैरह देखते रहो। बहुत कुछ तुम्हें मिल जाएगा जो तुम सोच रहे थे, कल्पना कर रहे थे। ठीक है, बहुत लोग न्यू लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। ठीक है, मतलब चीज़ें अपलोडेड है, जो चीज़ें मैं कराता हूँ। इससे पहले हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट 1 कर चुके थे, इकोनॉमिक्स चैप्टर वाइज, जिसमें आपके PYQ के मॉडल सेट, सेंटर पेपर, SCRT, चाहे आपका मंथली हो, सब जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सब चैप्टर वाइज हम लोग लेके आ रहे हैं। ये चीज़ आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, सब्जेक्टिव के साथ है, जिसको ऑब्जेक्टिव में डर है, एक ही रिक्वेस्ट, एक ही मिन्नत बस ये है कि आप डिकोड सीधे उसको बहुत शिद्दत के साथ कीजिए। इसमें मैंने कंप्लीट लगभग 6 वीडियोस हो चुका है। ठीक है, एक पार्ट और बाकी आएगा सैम्पल पेपर का, और एक पार्ट आना बाकी है, लेकिन फिलहाल आप ये 6 वीडियोस देखिए। आपसे आने वाले सैम्पल पेपर हो, PYQs हो, या जो भी क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, वो आपसे बन जाएगा और एग्जाम में भी बन जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन के लिए सिंपल सा आप एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं बताना तो था तुम्हें। एक पार्ट पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, थोड़ा देर लेट ही, बट मिल जाता है ज़रूर है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल से नहीं है, जिनको मालूम नहीं है, आप सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर बाय कर लीजिए, उसके बाद डिकोड सीधे इसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसी बुक में आपको लिखना है, PDF आपको मिलेगा। ठीक है, आप PDF प्रिंट करा करके इसको पर लिखिएगा, एग्जाम की रात को बस इसी को रिविजन करके जाना है, बाद बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए आज इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर एक दिन का गैप लेंगे या 2 दिन का, जैसा भी हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी को ज़्यादा मैं फिर से 2 वीडियो कंप्लीट कर देंगे, और मैं बता रहा हूँ कि अभी से इसको रिविजन करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि मिल गया तो एग्जाम के रात को फिर आपने देखने बैठोगे, ऐसा मत करना प्लीज़। ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, सोचो क्या हो जाएगा, फिर वही वाला हाल हो जाएगा, इसका उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा। यही होगा, बिल्कुल होगा। आगे क्या था वैसे, उसके इसके ये हिस्से में, तेरे मेरे ये किस्से में, मौला सीखे बिन सीखा। बहुत हार्ड लिरिक्स है ना, तो यही वाला हाल ना हो। ठीक है, किसका किसका है, कौन सा किसका है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल करते करते टाइम वेस्ट हो जाए, इसलिए अभी जो चीज़ें करा रहा हूँ कर लो अच्छे से कर लो। आ जाओ चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। चैप्टर वाइज आपके SCRT में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि आपने जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, सेंटअप एग्ज़ाम, उसमें देखा कि चीज़ें क्वेश्चन बुक से आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में है ना, तो हर एक पॉसिबल चीज़ को लेके चलेंगे, कैसे लिखना है, किस किस हिसाब से पूछ सकते हैं, कितना लिखना है, और किसी ने एक कमेंट किया था कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कैसे क्या करेंगे, है ना, तो उसका भी बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताते चलेंगे। स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो, ये व्हाट इज द फलाना ढमकाना कुछ भी दे दे, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूछे तो तुम आंसर जरूर लिख के आना। ठीक है, मैं बताते चलूंगा कैसे लिखना है। और ये जो क्वेश्चन टाइप है ये मेरे अकॉर्डिंग है ना, मैं एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड कर लिया, चाहे आप ये पूछे, चाहे आपसे ये पूछे, कोई भी पूछे बन जाना चाहिए, किसी हिसाब से पूछे बन जाना चाहिए, उसी हिसाब से हम चीज़ों को रेडी किए। तो बस PDF के सहारे मत बैठना कि PDF तो पढ़ लेगा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, किस हिसाब से पूछेगा वो मुझे मालूम है ना। अब बताते तुमको क्या फंडा है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल दोज इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री जो फुलफिल करता है क्या, फाइनेंशियल नीड्स। ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है, तो क्या करेंगे इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, फुलफिल द फाइनेंशियल नीड। किसको, जो भी इंटरप्राइजेस है, बिजनेसमैन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्न बाय स्टेट और फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन अ फिक्स स्टैंडर्ड। तो लिखने का तरीका सिंपल सा क्या है, क्वेश्चन नंबर आपने जो भी लिखना है, मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि पहले 5 नंबर को आपको देखना है। ठीक है, अगर 5 नंबर बिल्कुल नहीं आ रहा तब ठीक है, लिखना है कैसे, सिंपल सा आपने यहाँ पे लिखा, जैसे अभी हम लोग इकोनॉमिक्स लिख रहे हैं, तो सेक्शन बी ऊपर से यहाँ पे लिखा, सेक्शन बी लिखने के बाद यहाँ पे किस चीज़ का, ये शॉर्ट लिख रहे हैं कि लॉन्ग लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन शॉर्ट में अगर आए तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, शॉर्ट आंसर। ठीक है,
शॉर्ट आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर किसका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, तो हम लोग फिलहाल इकोनॉमिक्स का कर रहे थे, यहाँ इकोनॉमिक्स लिख देंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स लिखने के बाद ऐसा है, अच्छा एक डाउट ये भी आता है कि हमको ऐसा है कि एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन है। हमको ऐसा है कि हमको वन याद नहीं है, दो याद है, ठीक है, दो बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद चार याद है, उसके बाद पाँच याद है, ठीक है, इस हिसाब से याद है ना, या बीच बीच में। तो देखो आंसर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमको ऊपर वाला कुछ भी याद नहीं है, नीचे वाला याद है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो देखो बेस्ट सजेशन दूंगा, अगर तुम्हें आंसर वन याद नहीं है तो सिंपल से कुछ नहीं, आंसर की जगह बस आंसर जो भी याद है आंसर, जैसे आंसर नंबर टू लिखने के बाद सिंपल सा ऐसे कर लेना। अगर तुमसे पूछा है, क्या पूछा है, अगर सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूछा है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक छोटा सा सब हेड बनाओ, ऑलरेडी मैंने पहले के वीडियोज में पूरा बता रखा है कैसे क्या करना है, देख लेना फर्स्ट पार्ट, बट फिर भी बता रहा हूँ, है ना। इस तरीके से यहाँ पे एक हेडिंग, सब हेडिंग, ब्लैक ब्लू जिससे लिखना है लिख लेना, ठीक है। ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से हाईलाइट करना है, बस ये बात है। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिख दिया और एक बस लाइन खींच दिया, एक लाइन खींच दिया, कान के नीचे नहीं, पैर के नीचे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक। लिखने के बाद यहाँ पे अपना जो भी कहानी है चीज़ों को लिखना, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट, जैसे ये क्या करता है, ये फुलफिल करता है फाइनेंशियल नीड्स किसका, इंटरप्राइजेस का, बिजनेस का, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे आपको दिया गया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बस हाईलाइट कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। और मैं तुम्हें ये बता रहा था कि देखो मान लो तुम्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो कोशिश ये करना कि क्वेश्चन आंसर को सीरीज में लिखने की कोशिश करना, मतलब ऐसा नहीं कि तुम पहले 5 लिख दिए, फिर मन क्या फिर 3 लिखे, फिर मन क्या 1 लिखे, फिर मन क्या 2 लिखे। देखो नंबर दे देता है, नंबर मांगेगा तो नंबर दे देगा, लेकिन उसको देने में थोड़ा कष्ट होगा क्योंकि उसको मेहनत करना पड़ा, बार बार इधर उधर करना पड़ा, तो वो नहीं करवाना है। तुम कोशिश करना ये कि सीरीज में लिखने चलो। अगर 1 का नहीं आ रहा तो ठीक है, 2 का आ रहा है, ठीक है, 2 का नहीं आ रहा तो 4 का आ रहा तो 4 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब पहले हम लोग 5 का यहाँ लिखे, फिर 2 का यहाँ लिखे, 4 का यहाँ लिखे, ऐसे मत करना, ठीक है। सीरीज में लिखते हुए चलना है ना। अगर 1 नहीं आ रहा तो 2 नहीं आ रहा तो 3 नहीं आ रहा था 4, इस तरीके से करना है ना। और आंसर जरूर लिखना, आंसर कितना नंबर का दे रहे हो, अगर 1 नंबर का तो 1 लिखना, 2 आ रहा है तो 2 लिखना, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है, तुमको 1 से ही बनाना होगा, जो आता है वो बनाना है, 50% मौज है, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो 6 क्वेश्चन अगर देता है, उसमें से आपको 3 बनाना होता है, ठीक है। वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो पहले 2 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, ठीक है। ये सीरीज पे चलना, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सीरीज से चलना अच्छा रहता है ना, उसको चेक करने में भी अच्छा लगेगा और नंबर भी अच्छा मिल जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखना पड़ता है एग्जाम के टाइम पे, है ना। और चलो और भी चीज़ें होंगे तो साथ साथ बताएंगे। कितने टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, हाँ कुछ भी। तो कितने टाइप का, 2 टाइप के, एक होता है नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक होता है स्टेट। और मैं ये जो भी आंसर है मैं ये डायरेक्ट बुक से बनाने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग नोट्स बुक का पढ़े थे, कहानी भी बुक का पढ़े थे, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें दे रहा हूँ, बुक का ही आंसर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ताकि क्या हो, क्योंकि नोट्स में अलग पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन आंसर में अलग पढ़ोगे तो माइंड इधर उधर हो जाएगा ना, खिचड़ी बन जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करना हमें, है ना। जो चीज़ पढ़ रहे, अगर तुम्हारे पास डेफिनेशन ऑलरेडी है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तुमने लिख रखा है, याद कर रखा, तो इसको छोड़ देना, क्योंकि जो तुम याद कर रहे हो उसी को कंटिन्यू रखो, है ना। ये नहीं कि यही देखेगा तब तुमको नंबर देगा, ऐसा कोई बात नहीं है ना। अगर तुमको लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो आपके नोट्स में नहीं है, उसको बस लिख लेना ऐड में, उसी में बस ये चीज़ कर सकते हो, है ना। आगे जो 2 टाइप का होता है, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक होता है स्टेट वाला, ठीक है। अच्छा इसको यहाँ पे डिफाइन किया है कि ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो डिटरमाइन करता है क्या है, डायरेक्ट फाइनेंशियल एंड क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, इंपॉर्टेंट है। और इंप्लीमेंट क्या करता है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट एट नेशनल लेवल, उसको क्या बोलेंगे, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपसे अगर ऐसे पूछ सकते हैं टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद देखो फाइनेंशियल, नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इसमें ना 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका क्या, एक आपका आता है एक इंडियन मनी मार्केट, एक होता है इंडियन कैपिटल मार्केट। ऐसे ही पूछ सकता है कि नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, उसके क्या टाइप होते हैं, तो ये इसके अंदर भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर सिंपल पूछना हो तो 2 नंबर में ये से पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ, या व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो 2, एक आपका इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में क्या होता है,
ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म प्रोविजन मैनेजमेंट करता है, फाइनेंशियल नीड, ठीक है, इंडस्ट्रियल को, बिजनेस को, सेक्टर को देता है, ठीक है, कौन, इंडियन मनी मार्केट। बट इंडियन कैपिटल मार्केट जो होता है देता है ये लॉन्ग टर्म देता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल नीड, इंडस्ट्री, बिजनेस फुलफिल करता है। बस यहाँ पे क्या दे रहा था, शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा था एंड मीडियम टर्म के लिए। यहाँ पे क्या देगा था, यहाँ पे बस लॉन्ग टर्म। तुमको याद नहीं हो रहा, क्या करो तुम, कुछ मत करो, क्या कैसे कुछ नहीं करो, बिल्कुल करो। देखो ये वाला एक याद हो गया ना, बस शॉर्ट की जगह तुम यहाँ पे क्या लॉन्ग ऐड कर देना, तुम्हारा ये भी आंसर बन जाएगा, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना। तो ये सब चालाकी थोड़ा थोड़ा तुम्हें करना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे है तो यही याद करेंगे आप, ऐसा भी मत करो, है ना। तो शॉर्ट, यहाँ शॉर्ट और मीडियम की जगह अगर ये दूसरा वाला ऐड कर दो तो ये कोई आंसर बन जाएगा। चलिए अब आते हैं, ये एक हो गया नेशनल वाला कर लिए। स्टेट लेवल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर गवर्न ऑनर्ड इनिशिएट दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस एंड सपोर्ट वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और ये प्राइमरी गोल होता है, प्रमोट करते हैं किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, फाइनेंशियल को और पब्लिक गुड्स को, रेदर फोकसिंग सोली ऑन प्रॉफिट, ठीक है। तो ये किसका, आपका स्टेट वाला है। और ज़्यादा चांसेस है, एकदम ज़्यादा चांसेस है कि नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन आने के चांसेस है कि ये ज़्यादा पूछा है, ठीक है। ये बात को याद रखना। या तो सिंपल सा तुम्हें पूछेगा कि टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तब दोनों को डिफाइन कर देना सिंपल सा, ठीक है। अगर तुमसे पूछे नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, तो ये 2 नंबर में तुमको दे सकता है। तो ये और इसके पार्ट्स में ये आपका, या फिर ऐसे भी सिंपल सा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन मनी मार्केट एंड इंडियन कैपिटल मार्केट। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन मनी मार्केट एंड इंडियन कैपिटल मार्केट। कैसे भी क्वेश्चन बनाए बट आंसर यही लिख के आना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्शियल बैंक। देखो कॉमर्शियल बैंक से सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कॉमर्शियल बैंक के जितने भी कनेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं तुम आज का आज बता देने वाला हूँ। और आज के बाद तुम आप कोशिश करना याद कर लेना, है ना। PDF मिल जाएगा, PDF से कैसे याद करोगे, लेकिन सुनते चलो कैसे क्या याद करना है। याद करने के लिए 1-2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, उसके बाद अपने से ट्राई करना लिखने के लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट जो लाइन हाईलाइट किया मैंने, वो तुम्हें याद होना चाहिए कम से कम, है ना। अगर याद आए तो वो कम, कुछ ना याद आए तो वो लिख के आ जाना है। लेकिन अभी तो टाइम है, 1 आध महीने में आराम से चीज़ें याद हो जाएगा। और इसको प्रैक्टिस करना लिख के, ऐसा नहीं बस रट के रख दे, इसको आपको कॉपी में लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। आप अपने मन से कोई ऐड कर सकते हो कोई वर्ड्स, तो ऐसे कोई गलती गुनाह नहीं हो जाएगा कोई वर्ड ऐड कर देने से, ठीक है। ये बात को भी याद रखना। चलो कमर्शियल मार्केट क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, और डिपॉजिट टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक। मैंने इसमें 3 क्वेश्चन ऐड कर दिए, ठीक है। या तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज कमर्शियल बैंक, पहला क्वेश्चन। या तो आपसे 2 ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कमर्शियल बैंक का फंक्शन बताओ। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइप ऑफ डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक। 3 क्वेश्चन, बट मैंने तीनों को कंबाइन करके बना दिया ताकि तीनों चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो। हाँ, तो वही चीज़, कमर्शियल बैंक क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट ऑफ फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, और प्रोवाइड करता है क्या, लोन। इंपॉर्टेंट लाइन है कि नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है। और ऑफर करता है वेरियस फाइनेंशियल सर्विस टू इंक्लूड बिजनेसेस हो गया, गवर्नमेंट हो गया। इस प्राइमरी एम अर्न प्रॉफिट बाय आपका चार्जिंग इंटरेस्ट। उसका क्या एम है भाई, लोन देगा प्रॉफिट पाने के लिए, है ना, सिंपल सा। और ये सब चीज़ें। अच्छा 2 नंबर के लिए सिंपल से ऐसे पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तो आप एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन्स। देखो बैंक है तो क्या करेगा, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, लोन देगा, कुछ फंक्शन देगा, एजेंसी फंक्शन देगा। तो रटने का जरूरी है नहीं है ना। क्या करेगा, बैंक में जाओगे तो क्या करेगा, डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेगा, लोन वगैरह दे देगा, कुछ आपको जनरल फंक्शन दे देगा, एनर्जी आपको एजेंसी फंक्शन दे देगा। तो 4 चीज़ हो गया, इस तरीके से तुम याद रख सकते हो, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन वाला हो गया। अब किस टाइप का डिपॉजिट, टाइप ऑफ डिपॉजिट जो क्या एक्सेप्ट करता है कमर्शियल बैंक। ये 2 नंबर में ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि टाइप ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, 2 नंबर में, ठीक है। अगर उसको 5 नंबर बनाना हो तो ये तीनों मिला करके, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मिला करके आपसे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। लेकिन चांसेस है कि 2-2 नंबर में टुकड़ा टुकड़ा करके पूछेगा। तो ये इसका क्या था, फिक्स डिपॉजिट टाइप, करेंट डिपॉजिट, सेविंग एंड आपका रिकरिंग डिपॉजिट। देखो ऐसे याद रख सकते हो, 2 टाइप का अकाउंट होता है, एक होता है करंट होता है, एक होता है सेविंग। तो 2 ऐसे याद हो गए, ठीक है। करंट हो गया, सेविंग होगा, और इसको फिक्स याद कर लेना, और ये आपका रिकरिंग याद कर लेना, बस 4 याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। अच्छा डिस्कस द टाइप ऑफ लोन। अब किस टाइप का लोन दिया जाता है, किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा। और क्या बताना, एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सब मेरे बनाए हुए क्वेश्चन है, खुराफाती दिमाग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब
अगर बहुत टफ बनाना हो एकदम एकदम, है ना, मतलब सबको 10,000 नहीं देने का इरादा हो सरकार को, तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा, बट नहीं बनाएगा। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, बनाया हूँ, इसमें से तुमको आधा आधा टुकड़ा से क्वेश्चन पूछेगा। वैसे पूछेगा डिस्कस द टाइप ऑफ डिस्कस द टाइप ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक, बस तुम ये लिख के आ जाना, ठीक है। अगर पूछेगा एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, तुम ये लिख के आ जाना। तो ये सब चीज़ें मैं एक ही जगह करा रहा हूँ, ताकि कितना क्वेश्चन अलग अलग हो एक ही में समझ जाओ, बट तुम्हें याद तो रखना ही है ना, कहीं से कहीं से। क्या टाइप का ये देता है, लोन एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक। यहाँ पे क्या दे रहा था, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या दे रहा था, लोन प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल बैंक से, याद रखना ये मत, इसमें बस चिपका के आ जाना, ठीक है। कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, डिस्काउंट एंड बिल एक्सचेंज और लोन्स एंड एडवांस, ठीक है। ये सब पॉइंट्स में है, आप ये पॉइंट लिख आओ कि आपको 2 नंबर आसानी से दे देगा, ठीक है। कोई ऐसा कोई नहीं है कि आप इसमें एकदम पैराग्राफ लिखोगे तभी नंबर देगा, नहीं, उसको और अच्छा लगेगा कि बंदा पॉइंट्स में लिखा और बात सटीक लिखा, है ना, सीधा बात, नो बकवास करके, है ना। अच्छा, एजेंसी फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक का, तो देखो ऐसे ही लिखे एजेंसी फंक्शन, दिखे तो एजेंसी फंक्शन इस तरीके से लिखने के बाद कमर्शियल बैंक सर्व एज एजेंट टू इट्स कस्टमर अंडर एजेंसी फंक्शन। तो क्या क्या देता है, कलेक्शन ऑफ चेक, बिल एंड ड्राफ्ट होता है, कलेक्शन ऑफ जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, कलेक्शन ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सब चीज़ें आप याद कर लेना। एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स थ्रू द ड्राफ्ट एंड पोस्ट, ठीक है। ये पॉइंट्स में अब मैंने जानबूझ के दिया ताकि याद करने में आसानी हो, ठीक है। और जिनके देखो सैम्पल सेंटर पेपर में ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं ना कहीं, बट तुम्हें एक जगह करके दे रहा हूँ ताकि तुम याद कर सको, चैप्टर वाइज भी पूरा क्लियर हो जाए। आज सिविक्स, ठीक है, सॉरी आपका ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स, हाँ सॉरी इकोनॉमिक्स, ओके ओके, मैं खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और कुछ सर्विस दिया जा रहा है क्या, किसके द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा। सेंटअप एग्जाम में कमर्शियल बैंक से क्वेश्चन पूछा तो चांसेस है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इनमें से कोई एक पूछ देगा कमर्शियल बैंक से रिलेटेड, ठीक है, समझ में आ गया, समझे। तो वही चीज़ है, ये ट्रैवलर चेक एंड लेटर क्रेडिट देता है, लॉकर फैसिलिटीज़ देता है, एटीएम एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है, कलेक्टिंग बिजनेस एंड इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स। तो इसको इंपॉर्टेंट लेके चलना ये कमर्शियल वाला टॉपिक को, ठीक है। या तो जो आपका सेंटअप एग्जाम में पूछा उसका तो आंसर ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, उसको भी देख के चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या था, 15 से 20 लोग होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिकली वुमेन ऑफ विलेज होता है जो फुलफिल कराता है अपने नीड्स, देयर फैमिली एंड सेविंग, शॉर्ट टर्म लोन्स मिलता है बैंक्स के द्वारा और कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ विलेज के द्वारा, ठीक है। आई थिंक आप गाँव में देखेंगे, आई थिंक हर सप्ताह में एक दिन आता है, ठीक है, नॉर्मली ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ग्रुप में मतलब वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं समथिंग, उसके बाद फिर वो लोन ले सकते हैं, उसके बाद कोई भी चीज़, दुकान, शॉप, कुछ भी करना वो लोग करती है, तो वोमेन का काम है, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप 15 से 20 लोगों के लिए ग्रुप का बनाया जाता है, ठीक है, ताकि वोमेन एम्प्लॉयमेंट हो सके, इसके थ्रू डेवलपमेंट भी हो सके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अच्छे से देख लो, याद कर लेना। एक होता है माइक्रो, यहाँ पे देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप तो ऑलरेडी मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया, बट यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस प्लानिंग क्या होता है। माइक्रो मतलब छोटा से छोटा लेवल तक में जाने का, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंसिंग प्लान ये एक ऐसा प्लानिंग होता है जिसके थ्रू पुअर पीपल फ्रॉम विलेज, कस्बा, डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर एक छोटा से छोटा गली से गली तक जा करके लोगों को क्या कर सके, हेल्प कर सके, लोन दे सके, तो ताकि वो कुछ कर सके, ठीक है। एकदम मतलब लोन दे एकदम माइक्रो लेवल तक के लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आपका माइक्रो फाइनेंस प्लानिंग ये वाला डेफिनेशन हो गया, ठीक है, समझे बुझे, हाँ। तो चैप्टर नंबर 4 का देखो, चैप्टर नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो मतलब क्वेश्चन था, ये आपको याद होना चाहिए, आई थिंक वो याद हो जाएगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। आ जाओ चैप्टर नंबर 5 में, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे अच्छे। देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं और सर्विसेज से क्या समझते हैं, ठीक है। या ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज, पूछेगा तुमसे यही, बट डिफरेंस अलग बोले, कभी बोलेगा कि डिफाइन करो, कभी बोलेगा डिस्कस करो, कभी बोलेगा तुम इसका डेफिनेशन बताओ या क्या समझते हो, यही सब मतलब पूछेगा। तो यही पे ना आपका एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज के बारे में पूछेगा। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, जो रेफर करता है वर्क समवन एज एम्प्लॉयर, ताकि वो अर्निंग कर सके, ठीक है, वेजेस पा सके, तनख्वाह पा सके, सैलरी इन रिटर्न में, ठीक है, जैसे जॉब्स वगैरह। और सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि वाईफाई आता है तो वो लोग सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अदर एक्सचेंज ऑफ पेमेंट और ये वगैरह आ जाता है। तो सर्विसेज प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब करना है, ठीक है। चलिए, रोजगार वगैरह, एम्प्लॉयमेंट जैसा काम करना, बट सर्विसेज मतलब सर्विस देना, कोई देखो वर्क प्रोवाइड कराना अदर को टू अदर, ठीक है।
उसके बाद आते हैं हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर में। देखो ये क्वेश्चन ना कल हम लोग पढ़े थे ना, वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो वो तुमको याद है, उसमें यही मैंने चिपका दिया, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया। क्या देखो यहाँ बोला था आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो 3 सेक्टर होता है, एक एग्रीकल्चर, एक आपका इंडस्ट्रियल, एक सर्विस सेक्टर। ठीक, मैं तुम्हें जस्ट पहले लेके चल रहा हूँ, देख लिया आंसर, देख लिया, बट मैं यहाँ बता, यहाँ पे बस मैंने लिखा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्टर। अगर तुमसे मैं जस्ट चैप्टर नंबर कहाँ था, कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, चालाकी करना सीख जाओ कि 10 क्वेश्चन याद ना करना पड़े, अगर एक क्वेश्चन से 2 आंसर याद हो जा रहा हो। ठीक है, तो देखो आ जाओ, किधर गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया, किधर गया, 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें यहाँ करना। जैसे देखो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी दिखा था तुम्हें, हाँ यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ठीक था, सब कुछ था, बस यहाँ पे क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर इसकी जगह आ गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर इसकी जगह आ गया, तो आपका सर्विस सेक्टर इसकी जगह आ गया। अगर ये वाला याद है, बस आपको उलट फेर करना है और ये भी आपका आंसर रेडी हो जाएगा। कैसे रेडी हो जाएगा बता रहे हैं, काहे तुम लोग इतना चिंता करते हो, चिंता को चिता में डालो। देखो सेक्टर 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं, एक आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस। तो बस वहाँ पे क्या था, प्राइमरी सेक्टर था, यहाँ तो मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, क्योंकि यार टैब से लिख रहे हैं, पता है तुम्हें, टैब से लिख रहे हैं कि वो अपना कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, तो मेहनत करना पड़ा। दिन भर मैं आज पढ़ा हुआ हूँ, मतलब कल से लेकर के आज तक 4 चैप्टर का चीज़ें को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। एक तो ऊपर से तबीयत ख़राब, फिर खुद को भी संभाल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अगर तबीयत इधर उधर हो गया, फिर वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा, फिर और दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए कभी कभी मेरे लिए भी कुछ मांग लिया करो, है ना, कि अच्छे से हम रहें। एग्रीकल्चर सेक्टर, बस वहाँ था प्राइमरी, यहाँ पे एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्टर, वहाँ पे जस्ट उल्टा था, प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। बस यही तो तुमको दिमाग लगाना है और आंसर लिख के आना, सेम वही चीज़ है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो। और ये जो है सर्विस सेक्टर, अच्छा यहाँ पे देखो और भी कुछ चीज़ें पूछा था क्या, नहीं पूछा था, चलिए आई थिंक और कुछ चीज़ें बताना था तुम्हें। हाँ अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बस यहाँ तक आंसर था उसका। ठीक है, बट यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, मैंने यहाँ पे रोल भी लिखा है क्या, हाँ रोल भी लिखा है, बट यहाँ पे देखो सर्विस सेक्टर को ना इस चैप्टर में ज़्यादा तवज्जो दिया गया, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि 4-5 टॉपिक सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस सेक्टर कौन सा नाना आप टर्सरी सेक्टर के नाम से जानते हैं, ये बहुत रोल अदा करते हैं, तो ये इसको छोड़ दो, पता नहीं ये उठ के कहाँ से आ गया, बट कहीं इसका होगा तो मैं बताऊँगा, बट इसका कोई यूज़ नहीं अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन से बाहर चीज़ है, पता नहीं क्यों ऐड हुआ है, आई थिंक हम उसको डिलीट करना भूल गए थे, बट रुक जाओ, अगर कुछ होगा तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि अच्छा इसको ना आप अगर वैसे छोड़ो यार, ज़्यादा चीज़ें बड़े हो जाएगा। अगर यहाँ बोले इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ सर्विस सेक्टर, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, सबसे पहले थोड़ा सा सर्विस सेक्टर, अगर 5 नंबर में पूछा है तब ऐसा चालाकी करना, क्योंकि लगे 5 नंबर देने में कोई उसको दिक्कत ना। तो सर्विस सेक्टर को पहले डिफाइन कर देना तुम, द सर्विस सेक्टर ऑल्सो नोन एज टर्सरी सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्री में। ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है सर्विसेज, गुड्स वगैरह सपोर्ट करता है, और अदर सेक्टर ऑफ एंड फंक्शनिंग में। ठीक है, आई थिंक इसको हमको यहाँ लिखना था, बट यहाँ पे आ गया मिस्टेक से। अगर 5 नंबर में पूछा इंपॉर्टेंस एंड रूल ऑफ द सर्विस सेक्टर, क्योंकि आपका बुक में 5 नंबर में है, लॉन्ग में, इसीलिए थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर रहा था, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यह इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर, सर्विस सेक्टर क्यों है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूट करता है आपका जीडीपी में, आपको मालूम है। ठीक है, जो सर्विस सेक्टर होता है ये कंट्रीब्यूट करता है लार्जेस्ट शेयर, ठीक है, किसमें, जीडीपी में। ठीक है, और ये जो स्पेशली क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहा है, जैसे सेक्टर लाइक आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ड्राइविंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब एग्जांपल के तौर पे 1-2 याद रख लेना, अच्छा रहेगा। एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है, जनरेशन को नया नया जॉब्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस के समझ में आ गया क्या है। सबसे पहले अगर तुमको ये सब याद ना हो ना, ये वगैरह वगैरह, तो ऐसे भी लिख रहे कॉन्ट्रीब्यूट टू जीडीपी। ठीक है, तो ये एक लाइन थोड़ा सा लिख देना कि ये सर्विस सेक्टर जो है ये कंट्रीब्यूट करता है, लार्जेस्ट शेयर ऑफ द डोमेस्टिक जीडीपी में करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, न्यू जॉब्स क्रिएट करता है, सपोर्ट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को, है ना। उसके बाद ये इंप्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, और इनक्रेज करता है आपका जो भी इंटरप्रेन्योर सब है उनको इनक्रेज करता है, और फॉरेन एक्सचेंज और अर्निंग करता है। ये सब किसका काम है, ये सब मतलब ये सब किसका रोल है, इंपॉर्टेंस है सर्विस सेक्टर का। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज सर्विस सेक्टर, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर,
ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट बोलेगा इंपॉर्टेंस, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, या फिर ऐसे बोलेगा डिस्कस द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर। तो इसको देखो इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया, अब रोल क्या है, एक तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक कनेक्ट करेगा मार्केट को, फैसिलिटेट ट्रेड बनाएगा, फाइनेंशियल बैकबोन आएगा, बैंकिंग बनेगा, इंश्योरेंस आएगा, स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करेगा वगैरह वगैरह, ग्लोबल कनेक्टिविटी करेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विस जैसे इंटरनेट कम्युनिकेशन, कंट्री अलग अलग लोगों को कनेक्ट करता है, और ये सपोर्ट करेगा क्या, शहरीकरण में, अर्बनाइजेशन में, ठीक है, समझे, ये सब रोल है, ठीक है। उम्मीद करते तुम्हें इन चीज़ों को याद करने में आसानी होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है व्हाट डू अच्छा डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट सर्विस एंड नॉन गवर्नमेंट सर्विस, ऐसे पूछेगा, या फिर ऐसे पूछ देगा कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट सर्विस एंड नॉन गवर्नमेंट सर्विस, ऐसे कुछ भी पूछते, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी पूछ दे तो कुछ भी आंसर लिख दोगे, नहीं लिखोगे। देखो ऐसा पीपल व्हेन पीपल पेड फॉर देयर वर्क डिफरेंट फील्ड बाय या तो सेंट्रल द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उसको बोलेंगे गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। और ये जो जिसमें एग्जांपल के लिए कुछ लिख देना है, जैसे एजुकेशन सर्विस, हेल्थ सर्विस हो गई, इंजीनियरिंग सर्विस, ये सब कुछ कुछ जो एग्जांपल होता है गवर्नमेंट वाला। नॉन गवर्नमेंट सर्विस में क्या हो जाएगा, जब गवर्नमेंट रेगुलेट करता है डिफरेंट प्रोग्राम मेड अवेलेबल टू द पीपल थ्रू नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू गेट देयर बेनिफिट थ्रू द सर्टेन दीज सर्विसेज देमसेल्फ, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, नॉन गवर्नमेंट के, मतलब सरकारी नहीं है, ठीक है। एग्जांपल जैसे बैंकिंग सर्विस हो गया, टेली कम्युनिकेशन, हेल्थ सर्विसेज आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपका क्या हो गया, इसमें मतलब हेल्प बस कर रहा है, बट ये सेंट्रल पैसा नहीं, देखो सेंट्रल इसमें पैसा नहीं दे रहा, बट इसमें गवर्नमेंट में क्या दे रहा है, सेंट्रल या फिर स्टेट पैसा दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मनरेगा, ठीक है, तो वैसे ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव पूछता है, बट ठीक है, फिर भी एक टॉपिक वहाँ पे दिया हुआ है तो बनता है, इसलिए मैंने दो चीज़ को ले लिया। एक तो आउटसोर्सिंग बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, जस्ट उसी के पड़ोसी में आपका मनरेगा है, थक गया हो तो ये पूछ लेगा, तो मनरेगा ऑलरेडी पता है, महात्मा गांधी ये आंसर है, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल। अगर तुमसे मनरेगा पूछे तो सिंपल से क्या करना, आंसर नंबर जितना पूछे एक हेडिंग मारना है, वहाँ पे लिख देना मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव काम देगा। मनरेगा जो इनैक्ट किया 2005 में, एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है गवर्नमेंट इंडिया द्वारा, ठीक है, ताकि जीवन जी सके रूरल हाउस होल्ड सब, ठीक है। और इसमें 100 दिन का आपको मालूम है कि जॉब प्रोवाइड किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, ये बात है। उसके बाद एक आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब मल्टीनेशनल कंपनी जो होता है गेट देयर रिलेटेड सर्विस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ, जब मल्टीनेशनल कंपनी जो होता है वो सर्विस पाता है आउटसाइड ऑफ या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या ग्रुप से, उस कंपनी फॉर देयर आउन कंपनी, उस सर्विस को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आउटसोर्सिंग का, क्योंकि बहुत बार आई थिंक सैमटप में भी पूछा है, उस सैम्पल में आपके प्री बोर्ड के भी क्वेश्चन में पूछा है, बहुत बार बहुत जगह क्वेश्चन देखा गया, तो उसको ध्यान रखना आउटसोर्सिंग का। अच्छा, एजुकेशन देखो मैंने बताया था कि सेक्टर से जो क्वेश्चन, सर्विस सेक्टर से क्वेश्चन बन रहा है, अच्छा खासा बन रहा है, तो डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन सर्विस सेक्टर्स, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि सेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है। अगर डेप्थ में क्वेश्चन पूछना हो तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, अगर न्यू बनाना हो तो, ठीक है। डिस्कस द रोल, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है कि ये क्या रोल अदा कर रहा है, एजुकेशन ऑफ एजुकेशन का क्या रोल रहा है सर्विस सेक्टर में, क्या होगा, पढ़ोगे तो क्या बनेगा, स्किल वर्क फोर्स मिलेगा, डायरेक्ट कंट्रीब्यूट सर्विस सेक्टर में, इनहेंस प्रोडक्टिविटी, ठीक है, न्यू न्यू लोग आएंगे, नए नए आविष्कार करेंगे, ठीक है, इन्वेंशन होगा, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा। ये कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, थोड़ा सा ये चीज़ लिख लेना ताकि उसको अच्छा लग जाएगा ना। चलो, एक आता है इम्पैक्ट, बताओ क्या इम्पैक्ट पता है, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑन सर्विस सेक्टर इन इंडिया। देखो मैंने कुछ चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑन सर्विस सेक्टर, ठीक है, हो सकता है सर्विस सेक्टर के बाद इन इंडिया, तुम सर्विस सेक्टर तक पढ़ के गए बट इंडिया नहीं पढ़ के गए, ठीक है, यहाँ मैंने इंडिया मानते हैं नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें बताना है तुम्हें, कुछ खास बताना है, तो तुम लोग गलती कर दोगे, मुझे मालूम है। मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर तुमसे ये सर्विस सेक्टर पूछ ले, ठीक है, और उसमें ऐड कर दे इन इंडिया, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इन इंडिया पूछे, इन बिहार पूछे, सेम चिपका देना, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, समझे, ठीक है। अगर ऐसे बिहार लगा नहीं लगाने का, लेकिन फिर भी ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना।
जो इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है रेफर करता है कुछ चीज़ों को, जैसे आपका इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो डिमांड ऑफ सर्विस कम हो जाता है, जॉबलेस हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है, बिजनेस सर्विस वाला डिक्लाइन हो जाता है, ठीक है, स्लो डाउन हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस पे, प्रेशर पड़ता है एजुकेशन और हेल्थ पे, लोअर द गवर्नमेंट रेवेन्यू हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें इम्पैक्ट पड़ता है अगर अगर क्या हो, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए किसमें, सर्विस सेक्टर में, तो इतने सारी चीज़ें डाउन हो जाएंगे। तो कॉमन सेंस है, ठीक है, जॉब चले जाएगा, क्या क्या होगा, ठीक है, डिमांड कम हो जाएगा। तो ये सब अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर हो जाए सर्विस सेक्टर में, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बताते हैं। सबसे पहले ये अपना तीनों भाई, ठीक है, क्या एलपीजी या उल्टा पढ़ लो जैसे पढ़ लो। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन रेफर करता है ऐसा प्रोसेस जो इंक्रीज करता है इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेटेड अमंग द कंट्री। सिंपल सा तारों को जोड़ता है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से ग्लोबलाइजेशन करता है थ्रू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आपका कल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें क्या होता है फ्री मूवमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, अक्रॉस द बॉर्डर्स में जा सकते हो, ठीक है, अलग अलग सप्लाई कर सकते हो। इसमें टेक्नोलॉजी स्प्रेड होता है, फैलता है, नॉलेज फैलता है ना, और ये ग्रोथ का होता है, मल्टीनेशनल कंपनी का क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जांपल बता दो बच्चे, क्योंकि पूछता है ना, मल्टीनेशनल कंपनी इसमें से कौन सा मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। तो अगर याद है तो बताओ, वरना मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। प्राइवेटाइजेशन की बात करें, इसमें क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक का रोल थोड़ा सा कम कर देना, रिडक्शन ऑफ रोल इन पब्लिक, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी, और इंक्रीज करता है प्राइवेट का रोल बढ़ जाना, उसी को बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। समझ में आ गया। और इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट, ये जो होता है इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट किया था, ठीक है, यहाँ द होना चाहिए, द या कुछ और था, द ही होना चाहिए, ठीक है, तो मिस्टेक है। इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन कब, 1991, एलपीजी बोले तो ओके, ठीक है। लिबरलाइजेशन में क्या होता है, जितने भी रिस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, लिबरलाइजेशन मीन रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन लाइसेंस एंड रिजर्वेशन, उसको हटा देना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लिबरलाइजेशन, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट है अडॉप्ट करता है पॉलिसी कब, लिबरलाइजेशन का 1991 का। तो ज़्यादा चांसेस ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन तीनों भाई में से किसी एक को पूछ देगा उठा के, या फिर डिफरेंस पूछ देगा, तो तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन 5 होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बट तुम्हें सब्जेक्टिव में भी याद करके रखना है। क्या क्या, लेसन इज ऑब्स्टिकल, बिजनेस एंड ट्रेड, फ्री फ्राई नहीं खेलेगा, फिर वो नहीं, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, और ये क्या कहता है, ये आपका कन्वर्टिबली ऑफ कैपिटल, ठीक है। आ गया मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी किसको बोलेंगे, और रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन ग्लोबलाइजेशन, क्या रोल अदा होता है, ऐसे सिंपल से ये पूछेगा। मल्टीनेशनल कंपनी थक गया है, बहुत बार पूछ चुका है, ये नहीं पूछा है कि क्या रोल रहेगा मल्टीनेशनल कंपनी का ग्लोबलाइजेशन में। तो पहले मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा कंपनी होता है जो आउन कंट्रोल होता है प्रोडक्शन मोर देन वन नेशन, अलग अलग नेशन में, एक से ज़्यादा नेशन में अपना अपना वो बढ़ा के रखा हुआ है। जैसे फोर्ड अपना मोटर, सैमसंग हो गया, सैमसंग मेरा सैमसंग का नंबर है ना, कोको कोला तू और नोकिया, ठीक है, ये सब जो टाटा मोटर्स है, ये सब नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, इस बात को याद रखना। एग्जाम्पल कभी कभी पूछ देता है, कोको कोला किस कंपनी का है, ठीक है। तो और भी मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बताया था कोको कोला से रिलेटेड, कि किस कंपनी ने बाय किया था, क्या क्या था, ऑलरेडी मैंने तुम्हें कहानी बता रखा था इसको, अगर तुम लोग सिलेबस पढ़े होगे तो, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो देख लेना यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है ना, बहुत अच्छे से हम लोग कर चुके हैं। मल्टीनेशनल कंपनी क्या इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ग्लोबलाइजेशन में, क्या करता है मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबलाइजेशन बोले तो जोड़ने का, तो क्या करता है, प्रमोट करता है क्या, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, भाई ग्लोबलाइजेशन में वही था ना कि टेक्नोलॉजी वगैरह, जॉब्स बनेगा भाई, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज होगा, है ना, इंडिया के कपड़े उधर जाएंगे, वहाँ के कपड़े इधर आएंगे, है ना, और क्या होगा, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, इंप्रूवमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, वहाँ उस देश से ये सीखेंगे, इंडिया से बहुत लोग इंस्पायर हो जाता है, ऐसे होता है ना, तो वहाँ का कपड़ा बहुत अच्छा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होता है इससे। और क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉइंट्स याद रखना, मल्टीनेशनल कंपनी पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो ये पूछेगा रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इन ग्लोबलाइजेशन, तो तुम लिखिए आ जाना हमारे गले। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। वैसे आपकी बुक में है इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब तुम जो इन्वेस्ट कर रहे हो, अमाउंट एक्सपेंड इन परचेजिंग कैपिटल लाइक लैंड, हाउस, मशीन वगैरह में। बट फॉरेन क्यों, फॉरेन मतलब बाहर से, इन्वेस्टमेंट डन बाय इंटरनेशनल कंपनी, उसको बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिफरेंस पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, है ना। मैं फास्ट आज ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है।
मालूम है घर पे रहोगे तो कुछ ना कुछ काम तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि घर में तुम महाराजा बैठ के बैठे रहोगे, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। सोचे थे घर पे आकर आराम करेंगे, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा अभी तक। ये सब रेडी करने के चक्कर में मैं यहाँ पे आके दिन में एक भी बार नहीं सोया, वहाँ जितना सो लिया था, बट यहाँ एक बार भी नहीं सो पाया। ताकि जब भी सोने जाते तो याद आता, अरे आप लोग आस लगाए हुए बैठे होंगे कि भैया आज वीडियो लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे, है ना। तो इसीलिए छोड़ो यार, बाद में सो लेंगे, है ना। अभी है फिलहाल एग्जाम के लिए आप लोग को रेडी कर देते हैं ना। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ये कब बना था, क्यों बनाया था, ये सब चीज़ ऑलरेडी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कर पढ़ चुके हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या इसका एम होता है, क्या लिबरलाइज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, ठीक है। लिबरलाइजेशन क्या करता है बताओ, अभी तो पढ़ा तुमने, क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा, बोलो बोलो बोलो, अभी क्या पढ़ा था। ये क्या करता है, रिमूव करता है रिस्ट्रिक्शन, जो भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। ओके, और कुछ चीज़ें, हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था आपका 1995, डेट इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिया जो है फाउंडर मेंबर है, ठीक है। इसमें इतने कंट्रीज वगैरह आते हैं। ये कब बना था, 2006 की बात करें। मेन ऑफिस कहाँ पे, जेनेवा में। ये स्टेबलाइज हुआ था रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह देखने के लिए, रूल्स रेगुलेशन कौन पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ों के लिए बनाया था, ठीक है। इसको तुम पढ़ लेना। और कुछ चीज़ें बताना है तुम्हें, क्या बताना है यार, एक तो जुकाम इतना परेशान करके रखा है, बट क्या ही पता है। हाँ कुछ अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के कुछ फेवर में पॉइंट बताओ। ये सब क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ऑलरेडी आ चुके हैं बट मैं बता रहा हूँ। डिस्कस सम पॉइंट्स इन फेवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन के तारीफ में कुछ तुम्हें बताना है, ठीक है। तो क्या है, ये क्या कहता है, फॉरेन, देखो जब कनेक्टेड होगा, लोग आपस में टेक्नोलॉजी जुड़ेगा, अलग अलग देश से हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। वो लोग इन्वेस्ट करेगा इंडिया में कोई चीज़ बनाने के लिए, है ना। जैसे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कंपनी, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी ये आई होगा यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीज करता है कॉम्पिटेटिव पावर, अलग अलग कंपनी लोग आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और नए लोग जब जगह जगह से आएगा तो अपना अपना कुछ कुछ फैसिलिटीज़, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएगा और हाई क्वालिटी कंज्यूमर गुड्स लेके आएगा। मेरा सबसे अच्छा है, मेरा सबसे अच्छा है सामान, है ना, ठीक है। और न्यू मार्केट हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रूवमेंट होगा, अगर कुछ किसी का सामान अगर मतलब जैसे देखो ना, जैसे मैगी है, ठीक है, मैगी के लिए कुछ हुआ तो ये इधर कोई कोको कोला हुआ तो इधर अपना कुछ आ गया इधर। आई थिंक देखो मैं जहाँ पर रहता हूँ तो वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ये चलता है, मैं क्यों भूल गया यार, मतलब वहाँ पे कोको कोला वगैरह ये सब मिलता है, बट अभी ज़्यादा यार मैं खुद भूल गया, रहना तो मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ इस सब के मामले में। मतलब होता है ना कि वो कुछ उसमें पाया जाता है तो उसको हटा देता है, दूसरा चीज़ आ जाता है, तो वो वही वाला चीज़ है कि गुड क्वालिटी वाला प्रोडक्ट वाला आ जाता है। बैंकिंग फाइनेंशियल रिफॉर्म हो जाता है, इंप्रूवमेंट आपका एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये सब चीज़ें हो जाता है अगर ग्लोबलाइजेशन अगर होता है तो, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ बिहार के ग्लोबलाइजेशन में। अगर तुमसे बिहार पूछे तो ठीक, अगर तुमसे इंडिया पूछे तो भी यही तुम लिख के आ जाओगे, ठीक है। समझ में आ गया, आ गया, हाँ। देखो अगर तुमसे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बिहार के ग्लोबलाइजेशन में, अगर इंडिया के में पूछे फिर भी यही चिपका के आ जाना, बस बिहार की जगह इंडिया लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया। या तुमसे सिर्फ ये पूछे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव ये पता, तो पॉजिटिव में ये तुम फेवर वाला पॉइंट भी चिपका सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है ना। बस नेगेटिव में उसमें नॉट लगा देना, और क्या, नहीं थोड़ा सा अलग करना। तो देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, एक्सपोर्ट, ठीक है, धान जो भी खेती बाड़ी होता है उसको बाहर लेके जाएगा ना। फॉरेन लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, भैया हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, ये चीज़ करो, है ना। चलो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा इनकम डोमेस्टिक, ये सब इंक्रीज करेगा। इंटरनेशनल कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, बैंक वगैरह बनेगा, इंश्योरेंस कंपनी बनेगा, ठीक है। ये सब। बट नेगेटिव क्या होगा कि देखो एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकता है नेग्लेक्ट हो जाए। भाई बड़े लोग आएंगे तो वो लोग थोड़ी ना इसे, वो लोग मशीन लेके आ जाएंगे, है ना, आदमी नहीं करने देंगे, मशीन आ जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर ले, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को हटा दे, है ना, और सब चीज़ें लगा दे, ठीक है। और जो कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, उसको कोई भाव ही नहीं देगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगे। और इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लो इन्वेस्टमेंट ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देख के हो सकता है लो इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। देखो हर सिक्के का दो पहलू होता है, कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी ज़रूर होगा, ठीक है ना। हर इंसान में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है, ऐसा थोड़ी ना सब दूध के धुले में, ऐसे कुछ नहीं होता है ना, ठीक है।
ये चिप हमें वही बता रहा था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991? ये अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म बोले तो देखो एलपीजी की बात ही कर रहा है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब ऐसा पॉलिसीज आया था थ्रू दीज दोज पॉलिसी 1991 जिसमें क्या किया था, इंक्रीज किया था क्या, प्रोडक्टिविटी को। कैसे करके, ग्लोबलाइजेशन आया भाई, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह सब कंपटीशन वगैरह को क्या कहते हैं, इंक्रीज किया था, ठीक है। किसके बेसिस पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म इज बेस्ड ऑन द पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, देखो इसको ऑल्सो नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर आपसे पूछे इकोनॉमिक रिफॉर्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक रिफॉर्म, सेम चीज़, ठीक है, सेम चीज़ लिखना। या फिर ये क्वेश्चन बनता है, बनेगा, या फिर ये भी पूछ देगा कि व्हाट डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, या फिर ये से पूछेगा कि डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। किसी हिसाब से पूछ सकता है, इसलिए मैं हर एक पॉसिबल चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। बस पीडीएफ के भरोसे मत रहो, मेरे भी भरोसे रहा करो कि क्या चीज़ें नहीं है ना। तो कि देखो बुक में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखा गया था, 7 पॉइंट। इसमें क्या हो जाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स था 1991 ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया गया था, ठीक है। देखो एक हिस्ट्री में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उससे मत जोड़ लेना, मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। पता चला वो तुम हिस्ट्री वाला में पूछा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और तुम ये वाला लिख के आ गए, वो वाला ये वाला में अंतर है, ठीक है, समझे। वो वाला जब आएगा हिस्ट्री में तो मैं बता दूंगा तुम्हें, है ना। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था, तो इस तरीके से देखना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोज एज क्या क्या, तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, इफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज करेगा, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वाला बढ़ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम यूज़ हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखना है, प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। तुम देखो प्रोडक्टिविटी इंग्लिश में याद रखना, इफिशिएंसी इंग्लिश में याद रखना, इंक्रीज तो तुम और बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज का तो हिंदी सॉरी इंग्लिश आता ही है ना। तो इस तरीके से इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन ऐसे भी कर सकते हो, है ना। इससे मैक्सिमम यूज़ होगा किसका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगा। तो ये देखो तुम्हें चीज़ें ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ें बस जो तुम्हें याद रहना है, मतलब ये जो वर्ड्स होना है वो याद है, बस बाकी इज हमारे इंक्रीज वगैरह तुम तो ऑलरेडी लगा सकते हो, है ना। ये हर में इंक्रीज चूज देना टू इंक्रीज रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें यूज़ ऑफ वेरियस इंटरनेशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, एम छूटा हुआ, ठीक है। तो मैं साथ साथ बताते चलो क्या क्या मिस्टेक है, ठीक है। ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्रूव होता है, डेवलप होता है फाइनेंशियल सेक्टर का, ठीक है, जो फुलफिल करता है डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ स्पेस लगता है टू इम्प्रूव, देखो हाथ से लिखने का यही होता है, कंप्यूटर में होता है कि थोड़ा बहुत ये होता है, बट ये छोटा फिर भी तो मेरे टैब जो है ये बड़ा स्क्रीन है जिसके कारण से पॉसिबल हो पाया है ना, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड पब्लिक और सोशल सेक्टर। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कब, 91, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो दो इम्पैक्ट है, व्हाट डिस्कस इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब अच्छा वाला इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन किसी कॉमन मैन में। तो दोनों, अगर इम्पैक्ट बात करें क्या इम्पैक्ट पड़ता है कॉमन मैन पे, तो क्या भाई गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हो जाता है, बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, बिल्कुल, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाता है, तो बस वही चीज़ ये अपना फेवर में होगा। बट क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन एक कॉमन आम इंसान पे, आम नागरिक पे, ये बोल सुन देंगे क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बैड इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है, और डिफिकल्टीज हो जाता है किसमें, स्मॉलर और कॉटेज इंडस्ट्री में। देखो इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कैसे चालाकी कर सकते हो, ये तुम्हें याद नहीं एग्जैक्टली तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था बिल्कुल याद नहीं, बट तुम क्या करना तुमको, अगर ये वाला याद था ना कि फेवर, यहाँ देखो ना ये नेग्लेक्ट, ये वाला भी तुम वहाँ चिपका सकते हो, कोई ऐसे मना नहीं है तुमको। ये भी तो उसका नाकार है, मतलब ये भी तो वही कर रहा है ना, मतलब ये भी तो उसका नेगेटिव चीज़ें ही बता रहा है। तो वो वाला ये अगर ये तुमको याद है तुम यहाँ चिपका देना, तुमको याद नहीं करना हो, याद नहीं रहा हो तो ये चालाकी तुम कर सकते हो, ठीक है। क्या पड़ेगा एक आम इंसान पे, तो ये चीज़ें अब ये याद नहीं हो रहा है तुमको, ये याद है तो ये चीज़ तुम याद रख सकते हो, ये वाला याद रख सकते हो, कोई भी चिपका देना सही हो जाएगा, ठीक है, समझे। हर क्वेश्चन को याद नहीं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है, जो तुम्हारे पास है नहीं है, बिल्कुल है ना। चलो लास्ट चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन।
मैं बता रहा हूँ, थक गया यार, बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। आई थिंक मेरे घर में गेस्ट भी आ गए। ठीक है, मैं वीडियोस बना रहा था, अचानक से आके फिर मैं पॉज कर दिया था वीडियोस को। आ जाओ, लास्ट चैप्टर कंज्यूमर वाला, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर एंड डिफरेंट में। देखो इसमें एक क्वेश्चन था बट मैं इसको 2 बना दिया। ठीक है, क्योंकि मेरा काम ही है खुराफाती दिमाग लगाना। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर, एक पहला ये क्वेश्चन पूछ देगा कि डिफरेंट मेजर ऑफ रिलीफ ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, अलग बताओ। तो देखो क्या समझते हैं कंज्यूमर से। कंज्यूम हम लोग कंज्यूम करते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मार्केट सिस्टम का, जो परचेज करता है गुड्स सर्विसेज अपने लिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। वही वाला गांधी जी क्या बोले थे, कंज्यूमर जो होता है, सॉरी कंज्यूमर जो होता है वो हम लोग पे डिपेंड नहीं करता, हम लोग उस पर डिपेंड करते हैं। ये भी स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ये सब चीज़ें साथ साथ बताते चलो, पढ़ते चलो। मैं बता रहा हूँ डिकोड इसको ढंग से करो, और अभी मैं जो करा रहा हूँ इसको ढंग से कर लो। तुम्हारा अभी तो इकोनॉमिक्स का टेंशन खत्म, अब कोई दिक्कत नहीं, बस इतना कर लो, इकोनॉमिक्स का टेंशन खत्म। ठीक है, अब जो आएगा अभी सिविक्स है, ठीक है, पॉलिटिकल है, सॉरी सिविक्स पॉलिटिकल ही होता है, सॉरी हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह भी मैं करा दूंगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आराम से जितना हो पा रहा है सिलेबस कवर करो, पहले बात ये मैं ये बोलूँगा। और सैम्पल पेपर सेंटर पेपर बाय कर लो, उसके बाद जो भी डिकोड से इसका चीज़ें कराएगा उसको लिखो, उसी पे लिखो, प्रिंट आउट कराओ, मेहनत कर लो, लास्ट के दिन आराम से हो जाएगा। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ छोटा नहीं है। अच्छा, डिफरेंट मेजर है रिलीफ कंज्यूमर का, ये क्या कहता है, इम्प्योरिटीज ऑफ द गुड रिमूव करता है, एक्सचेंज गुड्स और रिटर्न करता है पेड प्राइस, और रिमूव वीकनेसेस ऑफ सर्विसेज का। ठीक है, ये रिलीफ देता है किसको, कंज्यूमर को। ठीक है, और ये कंपनसेशन फॉर लॉस। अच्छा यहाँ काउजेस बताओ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का। ठीक है, कुछ कुछ काउजेस पूछता है, और ये आई थिंक 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में। ठीक है, अगर इसको 5 नंबर में बनाना हो तो कैसे पूछेगा, सोचो सिंपल से क्या बोलेगा कि कंज्यूमर का डेफिनेशन बताओ, और इसको बताओ तो क्या क्या जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है कंज्यूमर को, तो वो उसके बारे में पूछा जा सकता है ना। चलिए, ऑलरेडी मतलब आपका जो कंज्यूमर के साथ शोषण किया जाता है, कैसे करके मिलावट कर देता है ना। ठीक है, जैसे कोई भी आप चीज़ें ले रहे हैं, ठीक है, वही चीज़ है, द प्रॉब्लम ऑफ अल्ट्रेशन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेड बाय अल्ट्रा कॉस्टली आइटम। ठीक है, मतलब जो ये जो होता है कुछ मिलावट करता है कॉस्टली वाला आइटम पे। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, गलत नाप लेता है। ठीक है, उनका जो नापने का होता है वो ख़राब रखता है, ताकि उनका घाटा ना हो, हम लोग का घाटा हो जाता है। ठीक है, और लो क्वालिटी ऑफ गुड्स दे लोअर क्वालिटी गुड्स कंज्यूम करा देता है। ठीक है, उसके बाद और कुछ चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस ले रहा है। ठीक है, डुप्लीकेट सामान वगैरह दे रहा है, तो ये सब चीज़ें जिससे कंज्यूमर का क्या क्या शोषण किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ स्लोगन जो राइट डिफरेंट स्लोगन ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो क्या है, सबसे पहले बताओ, जागो ग्राहक जागो, एक याद रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हैं ना। उसके बाद और भी बहुत है, कॉन्शियस कंज्यूमर इज प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, मतलब जो सतर्क ग्राहक है वही प्रोटेक्टेड ग्राहक है। ठीक है, रिकॉग्नाइज योर मतलब राइट्स, अपने अधिकारों को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, लेकिन हम लोग 8 बजे से पहले जागेंगे ही नहीं। ठीक है, ये बात याद होगा है ना। और उसके बाद ये सब स्लोगन है, आप इसको याद रखना। ठीक है, अच्छे तरीके से कुछ स्लोगन्स वगैरह 2 नंबर के लिए पूछ सकता है। ठीक है, कंज्यूमर का राइट्स क्या है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, विथ मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, आई थिंक एग्जाम्पल होना चाहिए, बट मैंने क्या लिखा पता नहीं, एग्जाम्पल होना चाहिए ना। तो देखो सबसे पहले सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बिहेव, राइट टू रिड्रेसल। उसके बाद आपका कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू, उसके बाद आपका हेल्दी इन्वायरमेंट। ये उसके साथ साथ मैंने कुछ चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ों को देख लेना। कंज्यूमर हैव राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट गुड्स सर्विसेज, जो भी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद उसका जानने का अधिकार है कि वो कैसा क्वालिटी है, कितना प्राइस है, क्या है नहीं है, हर एक चीज़ जानने का अधिकार है। तुम्हारे जो मैंने वो सामान ले सकते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने हक में चीज़ें को दे दिया, तो उसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद क्या ड्यूटीज़ होता है कंज्यूमर का मार्केट में क्या ड्यूटी होता है तुम्हारा, तो ड्यूटी होता है, बिल्कुल होता है कि जब तुम कोई चीज़ लेने जाओ, सामान वगैरह देखो। ठीक है, परचेज का गुड्स होगा। ठीक है, गुड हो गया। ठीक है, तो उसका पहले देखो क्या क्या चीज़ें हैं, उसका पढ़ो। ठीक है, उसका क्वालिटी देखो कैसा है, किस गुड्स का ब्रांड देखो कैसा है। ठीक है, क्वालिटी देखो, प्योरिटी देखो, स्टैंडर्ड देखो। ठीक है, अगर कुछ सामान वगैरह ले रहे हो, एज मार्क या ए लगेगा, ए लगना चाहिए यार, एज मार्क वगैरह में। ठीक है, ई लग गया, एज मार्क वगैरह, हॉल मार्क्स जो ज्वेलरी वगैरह ले रहे हो, तो ये सब चीज़ें देखोगे तभी तुम लेना, नहीं तो फिर घर में पिटोगे और उनसे भी पिटोगे। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना है ना। तो ये सब जो भी सामान वगैरह लेने जाओ तो ये सब चीज़ें, और एक्सपायरी डेट वगैरह देख लेना है ना। चलो, नेम द 3 टायर यहाँ पे जुडिशल सिस्टम का जो ऑर्गेनाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो देखो 3 टायर
किया गया है। सबसे पहले क्या है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म, नेशनल फॉर्म। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर दिया है। द 3 टायर जुडिशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट फॉर कंज्यूमर। तो क्या क्या है कि एक तो आपका जो कंज्यूमर कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर और कंज्यूमर आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट स्टेबलाइज किया 3 टायर सेमी जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म और नेशनल फॉर्म किसके अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986, ठीक है। 3 होता है, स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, नेशनल हो गया, ठीक है। और इसी के साथ जैसे मैंने कोशिश किया था कि 50 मिनट के अंदर अंदर मुझे कंप्लीट करना है और मैंने कंप्लीट करके दिखा दिया, ठीक है। तो फिर कैसा लगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था यार, मैं सही बता रहा हूँ। जितने भी एनसीईआरटी के चाहे इंटेक्स हो, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन खोजने का बनाने बैठे, तो इस टाइप के लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वही बात सब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी आपका अब मैं ये बोलना चाहूँ, इकोनॉमिक्स को बस रिवीजन करो, काम खत्म है। जितना चीज़ें कराएं वो हो जाएगा इसी से। ऑब्जेक्टिव जो करा रहे हैं, डिकोड को बस अच्छे से फॉलो करते रहो। जो भी सैम्पल पेपर सेंटर पेपर में है उसको 1-2 बार रिवीजन करते रहना, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें तो मैंने इसमें बता ही दिया, लेकिन फिर भी ठीक है, 1-2 चीज़ देख लेना, लेकिन और इसी में से आ जाएंगे ना। और खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए पीडीएफ ले लो, प्रिंट आउट करा लो, तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा। क्योंकि उसमें जो भी डिकोड सीरीज़ करा रहे हैं, चाहे एसएसटी साइंस, सब बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के रात को, ठीक है। एक जगह मिल जाएगा सब कुछ चीज़ें, अदर नोट्स वगैरह पलना पलटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। साथ में आपको मैथ्स की चीज़ें, एसएसटी की चीज़ें और प्रैक्टिस सेट मैथ का चीज़ें और आपका टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी मिल जाएगा। जिसको चाहिए इस नंबर पर मैसेज करना, अपना नाम क्या चाहिए बता देना, और फिर सब्जेक्टिव के लिए बस यही फॉलो करते रहो। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिक्स, यहाँ पे जो आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, और ऑलरेडी जो लोग पेड ग्रुप में उनके पास भी पीडीएफ पहुंच जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को शेयर कर देना, कैसा लगा कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच मेरे बात इतना देर तक सुनने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, गुड बाय।